हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएल TG2 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पार्ट सी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स में मैंने आपको 98 क्वेश्चंस बताए हैं। आज हम उसी कड़ी में लास्ट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और जो आपने लक्ष्य रखा है उसकी आपकी प्राप्ति हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता कंपन के प्रभाव द्वारा होने वाली त्रुटि कहलाती है? स्विचिंग त्रुटि कहलाती है, मानव त्रुटि कहलाती है, युक्ति त्रुटि कहलाती है, प्रभाव त्रुटि कहलाती है? तो बच्चों क्या कहलाती है? ये प्रभाव त्रुटि कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण हम किस आधार पर होती है? ठीक है, योग की संरचना के आधार पर, सॉफ्ट की संरचना के आधार पर, रोटर की संरचना के आधार पर और स्टेटर की संरचना के आधार पर। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर है बच्चों, उसका जो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो क्या क्लासिफिकेशन जो करते हैं क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रोटर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? आपका थर्ड आंसर होगा रोटर की संरचना के आधार पर। अब देखिए इसके रोटर दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फेज वाउंड रोटर। और इसके सिंगल स्क्वायरल केज के भी दो हो जाते हैं। एक सिंगल केज स्क्वायरल रोटर होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डबल केज स्क्वायरल रोटर होता है। ठीक है, अब देखिए आज मोस्टली जो आजकल यूज़ क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। मोस्टली जो है आजकल यूज़ जो होता है स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत उपसाधनों के टर्मिनल्स, स्विच, सॉकेट आदि डैश डैश के बने होते हैं। लोहे का बना होता है, चांदी का बना होता है, पीतल का बना होता है, ताम्र का बना होता है। तो किसका बना होता है बच्चों? पीतल का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति डैश डैश में परिवर्तन करके परिवर्तित नहीं की जा सकती। आर्मेचर परिपथ में बाहरी प्रतिरोध, प्रतिध्रुव फ्लक्स, क्षेत्र कोर का पटलन और आर्मेचर की टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्र कोर का पटलन। ठीक है, देखिए जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है, डीसी मोटर की, देखिए EB इज इक्वल टू क्या होता है? F∅N/Z/60 होता है, जिसमें से बच्चों आपका क्या होता है? PZ/60A। ये क्या होता है बच्चों? उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो EB इज इक्वल टू आपका आ जाता है के यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और एन आपकी क्या हो गई? स्पीड। तो स्पीड को हम कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका EB बाई फ्लक्स। मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी? EB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो फ्लक्स होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या इसकी करंट के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप क्या कर सकते हैं?
बैक ईएमएफ के माध्यम से भी इसको स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स के माध्यम से भी, करंट के माध्यम से भी। तो देखिए मोस्टली जो तीन विधियां होती हैं डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने के तीन मेथड होते हैं। मैं मेथड भी आपको बता देता हूँ। देखिए पहला होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड। और दूसरा थर्ड होता है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये जो मैंने आपको बताया है रिलेशन, इसी के आधार पर तीन मेथड बताए गए हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? गोल्ड है, सिलिकॉन है, सिल्वर है, टंगस्टन है। तो बच्चों क्या है? सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SI से और इसको करते हैं G से, ठीक है। मोस्टली क्या होता है बच्चों? SI यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, ओके। और ये होते कितने प्रकार के? मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है। और इंट्रिंसिक जो होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसको, उसके दो पार्ट होते हैं, P टाइप और N टाइप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेगा ओम कितने एक मेगा ओम कितने के बराबर होता है? ये लिखा है आपका 10,000 ओम, 1,000 ओम, 10⁻6 ओम और ये 10⁻5 ओम। तो देखिए एक मेगा ओम जो होता है वो क्या होता है? 10⁻6 ओम के बराबर होता है। तो बच्चों ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तार संस्थापन का वैद्युत रोधन प्रतिरोध डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 ओम, 1 मिली ओम, 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम। तो बच्चों आंसर क्या होगा उसमें? 1 मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग डैश डैश भी कहलाती है? बैटन वायरिंग कहलाती है, आपकी केसिंग कैपिंग वायरिंग कहलाती है, छुपी हुई या नलिका वायरिंग कहलाती है, लेड सील्ड वायरिंग कहलाती है। बच्चों तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, छिपी हुई या नलिका वायरिंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन किसी एक आदर्श ट्रांसफार्मर का अभिलक्षण नहीं है? मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लौ शून्य लोहनीय, ये होता है। कोई चुंबकीय क्षण नहीं, ये होता है। शून्य कुंडलन प्रतिरोध, ये होता है। तामहानीय। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, ये समझ लीजिए आप लोग। आइडियल ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक है, एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, ठीक। जिसमें क्या होता है? जिसकी दक्षता क्या होती है बच्चों? इफिशियंसी क्या होती है? 100% होती है। इसमें कोई लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस। इसमें क्या होती है? नो वोल्टेज ड्रॉप होता है। नो रिएक्टेंस लीकेज, नो रिएक्टेंस लीकेज, ठीक। कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होता है, नो लीकेज फ्लक्स। ठीक है, ये सब क्या है? आदर्श ट्रांसफार्मर के क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसके गुण हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें ताम हानियाँ नहीं होती हैं, तो ये अभिलक्षण ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन रॉड पर उनके बमबारी करने से पहले न्यूट्रॉन्स को धीमा करने में कौन सहायता करता है? मंदक करता है, धीमी छड़ें करती हैं, रिएक्शनरी छड़ करती है, श्रृंखला अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है बच्चों कि जो आपका क्या होता है, जो मंदक होता है, ठीक है, इसको मॉडरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। ये मंदक क्या होता है? ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। और मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ करते हैं और भारी जल यूज़ करते हैं, भारी जल या हाइड्रोजन। इन तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मॉडरेटर का काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने का कार्य करते हैं, मतलब इसमें सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? अनडायरेक्शनल पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो बच्चों जो यूपीएस होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त परिपथ संयोजन आरेख द्वारा किस प्रकार का विद्युत मापन किया जा सकता है? ठीक है, देखिए आप, ये आपको दिया है, एक वाट मीटर लगा है, एक सिंगल वाट मीटर लगा है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया आपको? एकल वाट मापी द्वारा सक्रिय शक्ति, एकल वाट मापी द्वारा प्रतिघाती शक्ति, एकल वाट मापी द्वारा अभिभाषी शक्ति, एकल वाट मापी द्वारा तीन कला की सक्रिय शक्ति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एकल वाट मापी द्वारा प्रतिघाती शक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोडाउन प्रकाशन प्रणाली में कितने बल्बों को एक सिंगल थ्रो और 3 सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, 2 लैंप्स के द्वारा, 8 लैंप्स, 4 लैंप्स, तो 6 लैंप्स। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 4 लैंप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व डैश डैश पर उपलब्ध होता है। कहाँ पे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्र कुंडल, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, दिक्वर्तक, कार्बन ब्रश, आर्मेचर कुंडल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग पे उपलब्ध होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डोल स्टार्टर डैश डैश के विरुद्ध सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर के बाहरी साइड पर वायरिंग में कटा हुआ भाग, अतिधारा और वोल्टा, आंतरिक दोष और सहायक संपर्क। तो बच्चों डोल स्टार्टर का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? सहायक संपर्क के लिए विरोध में प्रयोग करते हैं। और जो डोल स्टार्टर जो होता है बच्चों, ये 5 HP तक की मोटरों के लिए यूज होता है। 5 हॉर्स पावर की जो मोटरें होती हैं उन तक के लिए ये प्रयोग होता है। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, वो क्या होता है? 20 हॉर्स पावर के ऊपर की
मोटरों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकत्व का कौन सा पैरामीटर टेस्ला की इकाई में मापा जाता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, पथ प्रतिष्ठंभ, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो आंसर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ये टेस्ला जो होता है यूनिट होता है। ठीक है, और आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स का भी पूछ सकता है यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है आपका वेबर होता है। ठीक है, आपसे एमएमएफ का यूनिट पूछ सकता है। तो एमएफ का क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, आपसे फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट पूछ सकता है, फ्लक्स डेंसिटी का। तो ये क्या होता है? ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये सब यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। और एक वेबर बराबर आपका 10⁸ मैक्सवेल भी होता है। मैक्सवेल किसकी यूनिट है? ये फ्लक्स की यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इनमें से कौन सेतु डिस्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर की एक हानि है? उर्मिका वोल्टा निम्न होती है, अर्ध तरंग डिस्टकारी की तुलना में डायोड की संख्या अधिक होती है, परिणाम मित्र का उपयोगिता गुणक ज़्यादा होता है, सेतु डिस्टकरण दक्षता अर्ध तरंग डिस्टकारी के से दुगनी होती है। तो बच्चों सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें डायोड ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। डायोड क्या होंगे? ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। इसमें 4 डायोड होते हैं। इसमें 4 डायोड होते हैं। इनके नाम होता है D1, D2, D3, D4। पहली साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बाइसिंग में आते हैं, और D3 और D4 क्या होते हैं? D2 और D4 क्या होते हैं? आपके रिवर्स में चले जाते हैं। और सेकंड साइकिल में क्या होते हैं? D2 और D4 क्या होते हैं? आपके फॉरवर्ड में आते हैं। और D1 D3 किस में होते हैं? रिवर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें डायोड की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छी इफिशियंसी इसकी होती है ब्रिज रेक्टिफायर की। इफिशियंसी जो होती है इसकी ब्रिज रेक्टिफायर की सबसे ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त कुंडलन आरेख में कुंडल समूहों को जोड़ने की विधि दर्शाई गई है। बताएं कि कौन सा विकल्प एक झंपर संबंध को निरूपित करता है। Z कोई झंपर संबंध नहीं, XY। बच्चों यहाँ पे फिगर बनाना भूल गए हैं। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस दक्षता की इकाई होती है। लक्स होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स होती है, कैंडिला होती है, ल्यूमेंस पर वाट होती है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आपकी जो ल्यूमिनस की दक्षता की यूनिट होती है, ल्यूमिनस इफिशियंसी, लूमिनस इफिशियंसी, इसका फॉर्मूला होता है आपका ल्यूमेंस अपॉन वाट। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कुंडल विकृति कॉइल स्पैन को सही परिभाषा है? ठीक है, आर्मेचर स्लॉट के संदर्भ में मापे जाने वाले कुंडल के दोनों किनारों के बीच की दूरी। ठीक है, दूसरा है आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडल के प्रारंभ और अगले कुंडलन के प्रारंभ के बीच की दूरी। प्रति ध्रुव आर्मेचर प्रखाचों मतलब स्लॉटों की संख्या, और एक ही दिक्परिवर्तक खंड से जुड़े हुए कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्मेचर स्लॉट के संदर्भ में
मापे जाने वाले कुंडलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्युत आपूर्ति की जनित आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्स है, 60 हर्ट्स है, 55 हर्ट्स है, 45 हर्ट्स है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 50 हर्ट्स। जो इंडिया में जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्स है। क्या है? 50 हर्ट्स है। और फॉरेन कंट्री में जो होते हैं, विदेशों में, वो क्या होती है? 60 हर्ट्स होती है। ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन इन्वर्टर से संबंधित है लेकिन बैटरी से संबंधित नहीं है? कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, आवेशन परिणामित। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आवेशन परिणामित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर आपको दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब ये पूछा है कि ये क्या है? लाइटिंग रजिस्टर है, अर्थिंग है, ग्राउंडिंग है और सर्किट ब्रेकर है। तो बच्चों ये ग्राउंडिंग का सिंबल है। देखिए लाइटिंग रजिस्टर क्या होता है? जो प्रकाशीय बिजली होती है, ठीक है, उसको क्या करता है? ग्राउंडिंग कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लाइटिंग रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है? निकिल धातु हाइड्राइड, सीसा अम्ल, लिथियम आयन, क्षारीय। तो पहला, सेकंड, थर्ड ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षारीय, अल्केलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के घूर्णन की दिशा को परिवर्तित किए जाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर से बदल लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। स्टार्टर को बदल देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी गलत है। किन्हीं 2 फेजों के आपस में बदल देना चाहिए। मुख्य स्विच को बदल देना चाहिए। तो बच्चों ये भी नहीं होना चाहिए। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। किन्हीं 2 टर्मिनल्स को आपस में बदल देंगे तो जो आपकी रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और यही मेथड आप मोटर में भी कर सकते हैं, डीसी मोटर में भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर में 800 वाट ताम्र हानि है, अर्ध भार पर यह हानि है। देखिए जो आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, आयरन लॉसेस, ठीक, आयरन लॉसेस WCU, ये क्या होता है? I²R होता है। ठीक, अब लोड क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका भार है, ठीक है, जो आपका बच्चों भार है वो क्या है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे और इंटू 800 कर देंगे। ठीक, तो 1/2 मतलब 4 और ये हो जाएगा 800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा आपका 200 वाट। तो आपकी जो हानियाँ क्या हो जाएंगी? 200 वाट हो जाएंगी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान 440 वोल्ट है तो उसका औसत मान होगा। देखिए आपको वोल्टेज मतलब Vmax आपको कितना दिया है? 440 दिया है। ठीक, और आपसे VAV पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। तो जो VAV होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 6.37 इंटू Vmax होता है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.637 और मैक्सिमम वैल्यू किया है 440। तो इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है बच्चों, तो आपका क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा 280.28 वोल्ट आएगा। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्टेड 4 तार प्रणाली संतुलित भार में निष्क्रिय अवस्था में धारा का मान होता है फेज धारा के कम, फेज धारा से कम, फेज धारा के बराबर, फेज धारा से अधिक, 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसमें कोई लॉस नहीं होता है? लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर।
आइडियल ट्रांसफार्मर ने आपको बताया, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, जिसमें इफिशियंसी क्या होती है, 100% होती है, इफिशियंसी 100%, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक, और नो लॉसेस, इनमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक। तो बच्चों इसमें पूछा कौन सा ट्रांसफार्मर जिसमें लॉसेस नहीं होते, तो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी लॉसेस नहीं होते। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 251 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच वोल्टेज रेंज क्या कहलाती है? हाई वोल्टेज कहलाती है, सुपर हाई वोल्टेज कहलाता है, मध्यम वोल्टेज कहलाता है, न्यून वोल्टेज कहलाता है। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका मध्यम वोल्टेज कहलाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, और हाई वोल्टेज कब कहलाता है, लो वोल्टेज कब कहलाता है। देखिए जो लो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो लो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बिलो 250 वोल्ट के, मतलब 250 वोल्ट के नीचे का जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाता है, आपको लो वोल्टेज कहलाता है। बिलो मतलब लो वोल्टेज रेंज कहलाती है, ठीक है। अब हम आते हैं मीडियम पे। मीडियम वोल्टेज, जो मीडियम वोल्टेज रेंज होती है ये होती है आपकी 251 वोल्ट से 650 वोल्ट तक जो है ये आपकी मीडियम वोल्टेज रेंज कहलाती है। हाई पे आते हैं तो आपकी जो हाई होती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज, ये आपका होता है 650 से लेकर 33 kV तक जो होती है ये आपकी हाई वोल्टेज कहलाती है। और सुपर हाई जो होता है 33 kV से अबव, अपर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकल आयरन सेल का विद्युत अपघट कैसा होता है? तनु H2SO4 होता है, क्षारीय होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, KOH का 21% मिलियन होता है। तो बच्चों क्या होगा, KOH का 21% मिलियन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0.1 m लंबाई का एक चालक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 2.5 टेस्ला के अभिवाह घनत्व में संचालन करता है तो चालक में प्रेरित EMF क्या होगा? तो देखिए प्रेरित यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको L की वैल्यू दी है, लेंथ की जो वैल्यू दी है क्या है 0.1 मीटर, आपको क्या दिया है, वेलोसिटी कितनी दी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको और B की वैल्यू कितनी दी है 2.5 टेस्ला, ठीक है, 2.5 टेस्ला, ठीक है, ठीक। अब आपसे पूछा EMF, तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ये होगी आपकी 90, साइन 90 होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब रखिए इसको सॉल्व करिए, तो 2.5, L की वैल्यू 0.1 और V की वैल्यू 5, ठीक है। तो इसको सब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आएगा 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट। तो बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 32 होते हैं, 14 होते हैं, 29 होते हैं, 34 होते हैं। तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। और अगर इनका हम इलेक्ट्रॉन देखिए
देखिए जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 32 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 32 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? 32 प्रोटॉन भी होंगे। 32 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोरबरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोरबरी के, अकॉर्डिंग टू बोरबरी क्या हो जाएगा? 2n²। तो पहले सेल में कितने हो जाएंगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले सेल में KLMN होता है बच्चों। तो K में आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। L में आपके 8 हो जाएंगे। M में आपके 18 हो जाएंगे। और N में आपके 4 हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो एक एक चीज आप लोग को जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कनेक्शन टर्मिनल होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं और 10 होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं? 6 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 6 टर्मिनल होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, इसका प्रयोग हम लोग 5 HP से 10 5 HP से 20 HP तक की मोटर में यूज़ करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलो की संख्या कितने होने पर 50 हर्ट्ज, पोलो की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी? तो देखिए, अगर आपकी ये क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, NS इक्वल टू 120F/P। अगर आपके पोल क्या होंगे? कम होंगे, तो इससे यहाँ क्या पता चल रहा है? NS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब पोल्स अगर आपके कम होंगे तो स्पीड क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम पोल्स क्या होते हैं? 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो बच्चों आपका आंसर सेकंड सही है। अगर पोल 2 होंगे तो स्पीड क्या होगी? सबसे ज़्यादा अधिक होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 240 वोल्ट आपूर्ति से वोल्टेज की आपूर्ति से के साथ संयोजित है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चों? V1 आपको दिया है 240 वोल्ट। और प्राथमिक और द्वितीयक घूर्णनों की संख्या का अनुपात कितना है? अनुपात क्या है? प्राथमिक और मतलब N1/N2 आपको कितना दिया है? ये दिया है 1:4। तो आपसे पूछा है सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। देखिए, बाय द ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है बच्चों? ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये होता है V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू I1/I2। यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज और टर्न्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज टर्न्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक। आपको क्या निकालना है? V2 निकालना है। V1 आपको दिया है 240, यहाँ पे N1/N2 दिया है, तो उसको N2/N कर लिए तो क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा। तो V2 को लिख के आ जाएगी 4 × 240, तो करेंगे आपको तो आ जाएगा आपका 960 वोल्ट। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 960 वोल्ट इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 मानक तार गेज वाले तार का फ्यूज निर्धार 5 एम्पियर है। तो समांतर में एक साथ रखे गए ऐसे तार के 3 लड़ियों में कितनी
धारा फ्लो होगी। 12 एम्पियर फ्लो होगी, 20 एम्पियर फ्लो होगी, 10 एम्पियर होगी, 15 एम्पियर। ठीक है, तो क्या होगी, 15 एम्पियर फ्लो होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेस फैन मोटर की दिशा को किस प्रकार बदला जा सकता है। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनल दोनों आपस में बदलकर, संधारित्र टर्मिनल को आपस में बदलकर, रनिंग स्टार्टिंग टर्मिनल में से किसी एक को आपस में बदलकर, ठीक है, फेज और न्यूट्रल को आपस में बदल के। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल में से किसी एक के टर्मिनल को आपस में बदल लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत संयोजन विधि द्वारा मापी जा रही विद्युत मात्रा के प्रभाव को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रभाव त्रुटियां, उपकरण त्रुटियां, स्विचिंग त्रुटियां, मानवीय त्रुटियां। तो बच्चों क्या होगा, मानवीय त्रुटियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, उसमें पूछा है कौन सा ये डायोड है। जीनो डायोड है, नहीं है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ये भी नहीं है। शॉर्टकी डायोड है, ये भी नहीं। तो बच्चों क्या है, स्थिर धारा डायोड है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज समानुपाती होते हैं और या प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ओम का नियम कहलाता है, फ्लेमिंग का नियम कहलाता है, किरचॉफ का ओम का नियम कहलाता है, फ्लेमिंग का नियम कहलाता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है, एम्पियर का नियम कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है, और ओम का नियम किस पे लागू होता है बच्चों, ये भी जान लीजिए। ये किस पे, रेजिस्टेंस पे, इंडक्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे, और किस पे लागू नहीं होता है, डायोड पे नहीं होता है। डायोड, रेक्टिफायर, इन पे लागू नहीं होता है। और ओम का नियम का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है, ये भी आप जान लीजिए। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट हो गई। ठीक, ये भी ग्राफ क्या होता है, रेखीय होता है। ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की रेटिंग होती है केवीए में होती है, केडब्ल्यूएच में होती है, एम्पियर आवर में होती है, केवीआर में होती है। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, एम्पियर आवर में होती है, एम्पियर आवर में होती है। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। अल्टरनेटर की केवीए में, मोटर की किलोवाट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। डीसी मोटर का योग बना होता है लोहे का, कास्ट आयरन का, तांबे का, चांदी का। तो बच्चों हो गया इसमें आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन। देखिए छोटी मशीनों के लिए क्या होता है, छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीनों में ये कास्ट आयरन का बनता है, और बड़ी मशीनों में ये कास्ट स्टील का बना होता है। ये भी आपको जानना चाहिए। और योग क्या करता है, योग क्या करता है, सभी भागों को धारण करता है, सभी भागों को धारण करता है। ठीक, मोटर को क्या होता है, बाहरी आघातों से मोटर को बाहरी आघातों से बचाता है। ये क्या होता है, मोटर की बॉडी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, रेयर अर्थ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कार्बन मैग्नेट,
परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, बोरान, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस। तो बच्चों आपका फास्फोरस जो है ये त्रिसंयोजी नहीं है, ये पेंटावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट में फास्फोरस हो गया आपका, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है? पेंटावेलेंट। और ये तीनों क्या है आपके? ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट को मिलाने पे आपका बनता है पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और पेंटावेलेंट मिलाने में एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और माइनॉरिटी होल्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सेतु डिस्टकारी में किसी सेतु डिस्टकारी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर पूछ रहा है। किसी ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 4, 12 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्ट धारा श्रेणी मशीन में डैश डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। मोटे तार के अधिक फेरों, पतले तार के अधिक फेरों, मोटे तार के कुछ फेरों, पतले तार के कुछ फेरों। देखिए जो आपकी क्या होती है, जो यहाँ पूछ रहा है डीसी सीरीज की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका सीरीज है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये किसके कनेक्ट हो जाएगी? आपकी ये आपका आर्मेचर हो गया, इसी से आपकी फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है, ठीक। ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर हो गई, ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो। अब ये पूछा है इसमें कितने कैसे जो वायर यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सीरीज में क्या होते हैं? टर्न्स कम होते हैं, टर्न्स लेस होते हैं, और क्या होते हैं? मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटे तार के कुछ फेरों। अगर यहाँ पे संट पूछता है तो संट में क्या होता है? पतले तार। अगर संट की बात होती है, ये सीरीज के लिए हो गया। अगर संट के लिए पूछता है तो क्या होता है? पतले तार के अधिक फेरे, ये संट मोटर के लिए हो गई, ठीक बच्चों, ये भी आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं, बूस्टर कहते हैं, शंट जनरेटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? बूस्टर कहते हैं। जो आपका क्या होता है, जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है, ठीक है, इसको एज हम लोग बूस्टर यूज करते हैं। क्या कहते हैं? एज अ बूस्टर। और जो आपका डीसी शंट जनरेटर होता है उसका बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं, बैटरी चार्जिंग में। ये सब आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? अमीटर है, ओम मीटर है, मेगर है, इंसुलेशन टेस्टर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें आपका? ओम मीटर। ओम मीटर इज द राइट आंसर, ठीक। मेगर का प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? इंसुलेशन चेक करने के लिए करते हैं, इंसुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति होगी।
तो देखिए एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एन एस का जो रिलेशन है पोल्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे पोल्स आपके क्या हो रहे हैं, पोल्स की संख्या 2 गुनी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एन एस, यहाँ पे पोल्स की वैल्यू रख दे 2, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जा रही है आपकी, देख सकते हैं यहाँ पे आधी हो जा रही है। तो ये आपका आधा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, कार्बन का बना होता है, कॉपर का बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।